पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि होयू हाओ के दो क्लोन्स इविल सोल मास्टर के कैंप में दिखाई दिए थे। अब आगे देखेंगे। सबसे पहले जो आकृति दिखाई दी वह वास्तव में होयू हाओ का स्पिरिचुअल एवतार था। एक बार डंक खा चुका था, इसलिए अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क था। अपने पिछले अनुभव से सीखा दर्दनाक सबक उसे सावधान बना चुका था। उसने बाहर की स्थिति की जांच करने के लिए अपने स्पिरिचुअल एवतार का उपयोग किया, और केवल तभी अपनी वास्तविक देह को प्रकट किया जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि कोई खतरा नहीं है। यह तरीका कहीं अधिक सुरक्षित था। काला दरार बंद हो गया और इमिटेशन के साथ दोनों परछाइयां एक ही समय में हवा में विलीन हो गईं। वे दोनों मिलकर तंबू से बाहर निकल गए। सनमून एम्पायर के शिविर में सुरक्षा अब पहले से कहीं अधिक सख्त थी। यहां तक कि जहां इविल सोल मास्टर्स रहते थे, वहां भी सैनिक गश्त लगा रहे थे। गश्ती सैनिकों के पास विशेष प्रकार के सर्वेलेंस सोल टूल्स थे। वे उन्हें तंबुओं के अंदर की जांच के लिए नहीं, बल्कि जमीन और हवा में लगातार स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि वे उन सोल मास्टर्स को पकड़ सकें जो अपनी उपस्थिति छिपाने में निपुण थे और दुश्मनों को अंदर घुसने से रोक सकें। हालांकि ऐसी साधारण निगरानी होयोहाव की स्पिरिचुअल डिटेक्शन के सामने बेकार थी। होयोहाव ने अपने एवाटार का उपयोग आगे का रास्ता देखने के लिए किया, अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को एक निश्चित दायरे तक सीमित रखते हुए। उसने किसी भी तंबू को छुआ तक नहीं, और स्मृति के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। होयुहाव को अपने साथियों को सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए एक सुरक्षित जगह की आवश्यकता थी। जहां भी वह अपने स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन का द्वार खोलेगा, यदि वह भीतर से दोबारा खोला जाएगा तो उसी स्थान पर प्रकट होगा। इसलिए हुयुहाव उसी तंबू में आया था जहां वह पहले ठहरा था। होली गोस्ट चर्च निश्चित रूप से उसके स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन की विशेषताओं से अनजान थी। उसे बस एक ही चिंता थी कि कहीं नंगवान कुछ प्रकट कर दे, और यदि उसकी पहचान मैस्करेड डुलुओ के रूप में उजागर हो गई तो शत्रु उसके लिए जाल बिछा सकते थे। वास्तविकता ने साबित किया कि नंगवान अब भी काफी बुद्धिमान था। होली गोस्ट चर्च का सेकंड एल्डर होने के नाते उसने संभवतः अपने विश्वासघात को बहुत अच्छी तरह छिपा रखा था। इसका अर्थ यह था कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से होयुहाव की पहचान की रक्षा की थी, जिससे उसकी गुप्त गतिविधियां और भी सुगम हो गईं। पूरा 1 घंटा लगा, लेकिन अंततः हुआयुहाव ने अनेक गश्तों और सर्वेलेंस सोल टूल्स को पार करते हुए सन मून एम्पायर के सेना शिविर से बाहर निकल ही गया। उसके लिए बाहर निकलना कठिन नहीं था। गश्त की संख्या बढ़ा देने से कुछ नहीं होने वाला था। जब तक वे लगातार स्वीपिंग स्कैन्स नहीं करते, वह हमेशा किसी न किसी सुरक्षा खामी को खोज ही लेता। इतने वर्षों के युद्धों, अंडरकवर मिशनों और रिकॉनेसेंस अनुभवों ने उसे इन कौशलों में अत्यंत निपुण बना दिया था। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। वह तीव्र गति से हेवनली सोल एम्पायर के शिविर की ओर उड़ा, और उनके नियंत्रण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आसमान की ओर बढ़ते हुए हेवनली स्पिरिट सिटी की ओर चल पड़ा। होयुहाव को सबसे अधिक चिंता यन शाओजे की थी, क्योंकि जब भी वह एल्डर सॉन्ग से उनके बारे में पूछता, वह केवल मुस्कुराकर चुप रह जाती। आखिरकार वह उस छोटे आंगन में लौट आया जो श्रेक एकेडमी को आवंटित किया गया था। अंदर प्रवेश करते ही वह चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि यान शाओजे और प्रिंसेस वेना हॉल से बाहर निकल रहे थे और बातें करते हुए टहल रहे थे। हो युहाव आसमान से उतरा, जिससे यान शाओजे तुरंत सतर्क हो गए। जब उन्होंने देखा कि वह युहाव है तो उन्हें राहत की सांस ली और कहा, आखिरकार तुम लौट आए युहाव। तुमने अच्छा संयम रखा। सब ठीक है? हाँ, हम सब ठीक हैं। टीन, आप? हुयुहाव ने चौड़ी आंखों और खुले मुंह के साथ कहा। यान शाओजे मुस्कुराए और होंठों पर उंगली रखकर इशारा किया। प्रिंसेस वेना तुरंत आगे बढ़ी और प्रसन्नता से बोली, तुम लौट आए। कैसा रहा? बाकी सब कहाँ हैं? हो हाउ स्वाभाविक रूप से प्रिंसेस वेना के सामने अपना रहस्य उजागर नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से कहा, चिंता मत कीजिए प्रिंसेस, बाकी सब सुरक्षित हैं। मैं बस स्थिति देखने लौटा हूँ। वेना बोली, श्रेक सचमुच अपने नाम पर खरा उतरता है। हम सन मून एम्पायर के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन श्रेक एकेडमी के एक ही अभियान ने उनके एक सोल इंजीनियर लीजन को नष्ट कर दिया। अगर हम एक दो और नष्ट कर सकें तो सच में पलटवार का बिगुल बच सकता है। हुओ युहाओ ने हल्की हंसी के साथ कहा, यह कहना आसान है, करना नहीं। इस बार हमने कुछ चालाकी का सहारा लिया। अब सन मून एम्पायर ने पहले से पूरी तैयारी कर ली है। सच कहूं तो प्रिंसेस, हमने जो स्टेशनरी सोल कैनन शेल इस्तेमाल किया वह बहुत पहले सन मून एम्पायर से प्राप्त हुआ था।
अगर आप चाहती हैं कि हम वैसा कोई और अभियान चलाएं तो पहले आपको उसी स्तर का हथियार देना होगा। शायद आपके पास वह नहीं है। अब प्रिंसेस वेना की बारी थी कड़वी मुस्कान की। वह क्लास 8 स्टेशनरी सोल कैनन शेल तक नहीं निकाल सकती थी। क्लास 9 की तो बात ही अलग थी। हेवनली सोल एम्पायर ने बहुत सारा क्षेत्र खो दिया था और उसके साथ संसाधन भी। अब मुश्किल से अपनी सेना को संभाल पा रहे थे जबकि बाकी ज़रूरतों के लिए उन्हें स्टारलू एम्पायर और डोलिंग एम्पायर पर निर्भर रहना पड़ रहा था। प्रिंसेस वेना ने गंभीरता से कहा, फिर भी इस अभियान के लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो हुआ है उसके बाद सन मून एम्पायर निकट भविष्य में हम पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। इससे हमें तैयारी करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। हम जितने अधिक सोल टूल्स बना सकें बनाएंगे और उन्हें रोकने के उपाय भी सोचेंगे। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। वेई ना और बात करना चाहती थी लेकिन उन्होंने देखा कि यन शाओजे पूरे समय खड़े इंतजार कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि उन्हें अंदरूनी बातें करनी थी, इसलिए वह विनम्रता से विदा हो गई। प्रिंसेस के जाते ही हुओ युहाओ तेजी से आगे बढ़ा और यन शाओजे के पास पहुंचा। उसने अनजाने में उनके हाथ पकड़ लिए और ध्यान से देखने लगा। जीनियन, आप तो। हुओ युहाओ शब्द नहीं खोज पा रहा था। यन शाओजे हल्का मुस्कुराए और बोले, उलझन में तो सिर्फ तुम नहीं हो। मुझे लगता है कि होली गोस्ट चर्च का सुप्रीम लीडर जोंगली वू शायद और भी ज्यादा भ्रमित होगा। वह अब भी सोच रहा होगा कि श्रेक एकेडमी के मार्शल सोल डिपार्टमेंट का डीन अचानक कैसे मर गया। हो युहाव ने उनके हाथ छोड़े और धीरे से पूछा, आप कैसे बच निकले? यन शाओजे मुस्कुराया और बोले, छोटे जूनियर भाई, भले ही हमारी उम्र में बड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे सीनियर ब्रदर कहना चाहिए। मैं तुम्हारा सच्चा एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर हूँ। जहां तक मेरे बच निकलने की बात है, वह तो बहुत सरल है। वह हुहाव के कान के पास झुके और कुछ फुसफुसाए। सुनते ही हुहाव की आंखें फैल गई। ऐसा भी जादुई। यनशोजी ने फिर उंगली होंठों पर रखी और हंसते हुए कहा, बस इतना जान लो लेकिन इस बारे में किसी से बात मत करना। ये तुम्हारे सीनियर ब्रदर का जीवन रक्षक रहस्य है। हाँ, मैं आपका रहस्य रखूंगा। हुहाव का दिल धड़क उठा। यनशोजी का रहस्य वाकई चमत्कारी था, लेकिन उसे भी ये गोपनीय रखना था। अगर ये किसी दुष्ट के हाथ लग गया तो वे इस क्षमता को निष्क्रिय करने का तरीका खोज लेंगे। यनशोजे बोले, कमरे में चलते हैं। सबको बाहर निकालो और हम लौट सकते हैं। ठीक है। हो युहाव ने मंत्रोच्चार शुरू किया जब वे लिविंग रूम में लौटे और अपने स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन का द्वार खोला। यनशोजे ने देखा कि एल्डर सॉन्ग और बाकी लोग एक एक कर बाहर आ रहे हैं। वह आश्चर्य से बोले, युहाव, भले ही मुझे तुम्हारी ये क्षमता ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह वाकई एक डिवाइन स्किल है। तुमने ऐसा गुप्त रहस्य भी एकेडमी को सौंप दिया। ये तो। होयुहा मुस्कुराया और बोला, एकेडमी मेरा घर है। आज जो कुछ भी मैं हूं वह एकेडमी की देन है। मैं एकेडमी का हिस्सा हूं। इसमें कोई त्याग या योगदान जैसी बात नहीं। एल्डर सॉन्ग मुस्कुराई और बोली, तुम सही कहते हो। वैसे भी भविष्य में एकेडमी तुम्हारी ही होगी। अब समय है हेवनली सोल एम्पायर से विदा लेने का। हालांकि उनके मिशन में कई मोड़ आए, लेकिन अंततः उन्होंने कार्य पूरा कर लिया था। उन्होंने हेवनली सोल एम्पायर की रिकनेसेंस में मदद की और सन मून एम्पायर की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने टंगया को बचा लिया। उनका मिशन एक ही बार में कई उद्देश्यों को पूरा कर गया। अब उन्हें शीघ्र ही एकेडमी लौटना था, क्योंकि एल्डर सॉन्ग, डीन यन और टैंग सेक्ट के सभी सदस्यों के पास करने के लिए बहुत कुछ था। हो युहा ने कहा, हम कल सुबह विदा लेंगे। मैं इस अवसर का उपयोग करके जो कुछ भी सीखा है उसे विस्तार से लिख दूंगा और हेवनली सोल एम्पायर को सौंप दूंगा। इससे उन्हें मदद मिलेगी। एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया, ठीक है। वे एक और रात रुके और टांग्या को छोड़कर सभी ने अपनी सर्वोच्च स्थिति पुनः प्राप्त कर ली। आइसबेयर किंग, लिटिल बाय ने होयुहाओ के स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में ही रहने का निर्णय लिया। अगले दिन सभी ने हेवनली सोल एम्पायर से विदा ली। हेवनली सोल एम्पायर चाहती थी कि वे कुछ दिन और रहें, लेकिन श्रेक एकेडमी के सभी सदस्यों ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया और हेवनली स्पिरिट से निकलकर श्रेक एकेडमी की ओर लौट चले। श्रेक सिटी। श्रेक सिटी लौटते ही एल्डर सॉन्ग और यान शाओजे तुरंत एकेडमी की ओर गए। उन्हें इस मिशन की रिपोर्ट बनानी थी और उसे दर्ज करना था। टैंग सेक्ट के सभी सदस्य स्वाभाविक रूप से अपने मुख्यालय लौट आए। टैंग या गहरी नींद से जाग चुकी थी। उपचार वाले दिन के बाद वह पूरे एक दिन और रात सोई रही।
जागने पर उसके शरीर से निकलने वाली दुष्ट ऊर्जा काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन उसका मन अभी स्पष्ट नहीं था। उसकी आंखों में अब भी कोई चमक नहीं थी और वह बहुत सुस्त दिखाई दे रही थी। सौभाग्य से उसके शरीर से ईवल सोल की गंध लगभग गायब हो गई थी, सोल पावर भी साथ घट गया था। अब वह आक्रामक नहीं रही। बेबे हर दिन उसके साथ रहता, उससे बातें करता, लेकिन टंग्या शुरुआत से अंत तक कुछ नहीं कहती। वह बस पत्थर की तरह बैठी रहती, पूरे दिन वहीं स्थिर। उसे खाना खिलाना, सुलाना, नहलाना, यहाँ तक कि शौचालय तक ले जाना, सब कुछ बेबे ही करता। उसने जैसे जीवन की बुनियादी क्षमताएं खो दी हों। फिर भी बेबे को इसमें कोई शिकायत नहीं थी। वह तांग्या की धैर्यपूर्वक देखभाल करता रहा, यहाँ तक कि जब शाओ शाओ और जंग ननान ने मदद की पेशकश की, तब भी उसने मना कर दिया। और इतने वर्षों की जद्दोजहद के बाद जब वो उसे वापस पा सका, तो अब वो उसे जीवन भर ऐसे ही प्रेम और सुरक्षा देना चाहता है। देखो, शाओया, टंग सेक्ट हमारे ठीक सामने है। टंग सेक्ट के सभी सदस्य बेबे और तंग्या को वापस लाते हुए अब अंततः टंग सेक्ट पहुंच चुके थे। टंगसेट का मुख्य द्वार अब उनकी नज़रों के सामने था। टंग्या अभी बहुत भ्रमित सी लग रही थी और वह मुश्किल से ही आगे चल पा रही थी, जबकि बेबे उसे सहारा दे रहा था। उसका पूरा अस्तित्व मानो एक चलता फिरता निर्जीव शरीर बन गया था। बेबे ने धीमे स्वर में कहा, शाओया, क्या तुम्हें याद है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि टैंगसेक्ट फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त करे। ये तुम्हारे दिवंगत माता पिता की भी इच्छा थी। सच कहूं तो मैं उसी दिन से लगातार तंग सेक्ट को पुनर्निर्मित करने के लिए प्रयासरत हूं। मैं तुम्हें एक सुखद आश्चर्य देना चाहता था, लेकिन ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारे विचारों को ठीक से समझ नहीं पाया। इसी कारण इतने सारे घटनाक्रम घटे। देखो, मैंने तुम्हारे लिए टैंग सेक्ट को फिर से खड़ा किया है और ये दिन प्रतिदिन और भी मजबूत हो रहा है। तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा। नन्नन सही कहती है, तुम टैंक सेक्ट की वास्तविक नेता हो। टैंक सेक्ट को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। तुम इस हालत में रहकर ऐसा कैसे कर पाओगी? वह बोलता गया जबकि सभी टैंक सेक्ट की ओर बढ़ते रहे। टैंग्या की आंखें अब भी धुंधली थीं, लेकिन जब उसने मुख्य द्वार के ऊपर लटके हुए बोर्ड पर टैंक सेक्ट का नाम देखा, तो उसकी आंखें हल्के से कांप उठीं और उसके होंठ थरथराए। टैंक सेक्ट। भले ही उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन टैंक सेक्ट के सभी सदस्य कम से कम सोल एम्परर्स थे, इसलिए सबने साफ साफ सुन लिया। बेबे का शरीर एक झटके से कांप उठा और उसके चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। अब भी उस पट्टिका पर लिखे शब्दों को देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ हलचल सी थी और होंठ अब भी कांप रहे थे, लेकिन वह और कुछ कह नहीं पाई। सभी स्वाभाविक रूप से रुक गए। किसी ने उसे बाधित नहीं किया। सब बस खामोशी से देखते रहे कि कैसे ये दृश्य उसकी स्मृति को छू रहा था। ये बहुत ही अद्भुत था। कुछ क्षणों बाद टंग्या की आंखों में फिर से भ्रम लौट आया। वह बेबे की बाहों में झुक गई और उसकी आंखों की चमक फिर से खो गई। बेबे ने नर्म स्वर में कहा, हाँ, ये टैंग सेक्ट है और ये हमारा घर है। आज से तुम यहीं रहोगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है? स्वाभाविक रूप से तंग्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद सबने फिर से उसे सहारा देकर टंग सेक्ट के भीतर प्रवेश किया। सबके वापस आने के बाद सभी अपने-अपने कामों में जुट गए। वे ज़्यादा समय के लिए बाहर नहीं गए थे और 1 महीने से पहले ही लौट आए थे। फिर भी कुछ काम जमा हो गए थे जिन्हें निपटाना था। सुसंशी, जंगननन, शाओ-शाओ और बाकी सभी अपने कार्य संभालने चले गए, जबकि होयुहाओ बेबे के साथ रहकर तांग्या को व्यवस्थित करने में लगा। बेबे ने शाओया की ओर देखा, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, और धीरे से बोला, युहाओ, तुमने सुना। शाओया ने टांग सेक्ट कहा। बेबे की आंखें उत्साह से चमक उठी, मानो वह इस वक्त कोई छोटा बच्चा हो। होयुहाओ ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी सुना। यह शायद टीचर शाओया की सबसे गहरी स्मृति है। चिंता मत करो, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, जैसे जैसे हम उस इविल पॉइजन को निकालते जाएंगे, उसकी स्मृति अवश्य लौट आएगी। तुम उससे लगातार बात करते रहो, इससे उसकी रिकवरी तेज होगी। मैं अभी कुछ काम बांट देता हूँ, फिर तुम्हारे साथ एक और योजना पर बात करना चाहता हूँ। बे ने पूछा, कौन सी योजना? अगर मुश्किल नहीं है तो अभी बता दो। मैंने सांची से बात की है, वह कुछ समय तक मेरा काम संभालेगा ताकि मैं शाओया के साथ ज्यादा समय बिता सकूं। हुयुहाओ ने कहा, मुश्किल नहीं है। जब मैं बिग माओ और सेकंड माओ को लेकर लौटा था, तब कुछ नेचुरल ट्रेजर्स भी साथ लाया हूँ। उसने विस्तार से बताया कि कैसे बिग माओ और सेकंड माओ ने सेटिंग सन फॉरेस्ट के आइस फायर यिन यांग वेल के अंदर की सारी हर्ब्स और मेडिसिन खा ली थी। बे ये सुनकर हंस भी पड़ा और सिर भी हिलाया।
वे दोनों नालायक, लेकिन लगता है बुरा काम अच्छा बन गया। पिछली बार जब तुमने बताया था तब मैंने ध्यान नहीं दिया था। लगता है इस बार तुम सच में बड़ा खजाना लेकर लौटे हो? युहाव ने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने वहां के लगभग सभी फल और जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली जो इमॉर्टल हर्ब्स मानी जाती हैं। भले ही वे 100,000 वर्ष पुराने सोल बीस्ट्स हो, लेकिन ऐसे खजाने तैयार करने में उन्हें हजारों वर्ष लगते हैं। बेबे ने पूछा, तुम्हारा मतलब? ह्यूहाव ने धीमी आवाज में कहा, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, तुम जानते हो कि महाद्वीप की स्थिति बहुत अस्थिर है। सनमून एम्पायर ने अभी के लिए आक्रमण रोक रखा है, लेकिन उनके स्वभाव को देखते हुए युद्ध कभी भी दोबारा भड़क सकता है। जब हेवनली सोल एम्पायर उनका सामना नहीं कर पाएगा, तो अगला निशाना सीधा हमारी एकेडमी होगी। इसके अलावा सन मून एम्पायर और होली गोस्ट चर्च दोनों ही हमारी एकेडमी को अपने रास्ते का कांटा मानते हैं। वे हमें मिटते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी ताकि युद्ध के समय हम पर्याप्त रूप से मजबूत रहें। कुछ दिन पहले जब हम स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन में आराम कर रहे थे, तब मैंने टैंग सैन, हमारे पूर्वज द्वारा छोड़ी गई पॉइजन और मेडिसिन मैनुअल को ध्यान से पढ़ा। उसमें टांगसान ने विस्तार से बताया है कि कौन सी जड़ी का क्या प्रभाव होता है, कौन सी हर्ब्स एक दूसरे को पूरक करती हैं और कौन सी एक दूसरे को निष्क्रिय। मुझे यकीन है कि अगर सब लोग इन हर्ब्स का सेवन करें तो उनकी कल्टीवेशन तीव्र गति से बढ़ेगी। इससे टांगसेक की समग्र शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। मेरा विचार है कि इन हर्ब्स को जल्द ही रिफाइन करूं। क्या सोचते हो? बे बाय ने बिना हिचकिचाए कहा, बहुत बढ़िया, जरूर करो। टैंगसेक से जो भी मदद चाहिए बताओ। होयाओ ने सिर हिलाया, नहीं, जरूरत नहीं। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, बस तुम्हें टीचर श्वान को मनाना होगा कि वे मुझे कुछ समय दें। जब मैं हर्ब्स की प्रोसेसिंग पूरी कर लूंगा, तब उनके साथ सोल टूल्स की फोर्जिंग सीखना जारी रखूंगा। बेबे हंस पड़ा, तो तुम इससे परेशान हो? चिंता मत करो, टीचर श्वान भले ही जिद्दी हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा बनाया गया क्लास 8 सोल टूल देखकर उन्होंने मान लिया है कि तुम में क्षमता है और वे अनुचित व्यक्ति नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम यह सब सबके लिए कर रहे हो तो वे नहीं रोकेंगे। लेकिन क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? हो युहाव ने दृढ़ता से कहा, हंग सन की मेडिसिन मैनुअल में साफ लिखा है कि ये नेचुरल ट्रेजर्स अकेले भी बहुत शक्तिशाली प्रभाव देते हैं। लेकिन इन हर्ब्स की अपनी विशेष प्रकृति होती है, और अगर वे किसी व्यक्ति की मार्शल सोल या शरीर के अनुरूप ना हो तो दुष्प्रभाव भी दे सकती है। इन हर्ब्स को मिलाकर पिल्स बनाना कठिन है क्योंकि इसमें उनकी विशेषताओं का समुचित संतुलन आवश्यक है, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल डिटेक्शन इस कार्य में मदद करेगी। इसके अलावा जो हर्ब्स मैं लाया हूँ वे टांग सान की बताई हर्ब्स से भी अधिक उच्च श्रेणी की हैं। अगर मैं इन्हें ठीक से रिफाइन कर पाया तो ये टांग सेक के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होंगी। बेबे ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ो, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ, टीचर श्वान से बात मैं कर लूंगा। हो युहाओ ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अच्छा है। बेबे ने समझाते हुए कहा, लेकिन इसे बाकी लोगों से मत कहना। ज्यादा उम्मीद जगाने से नुकसान हो सकता है। जितनी बड़ी उम्मीद होगी उतना ही ज्यादा निराशा भी होगी। कोई समझ गया, उसका सबसे बड़ा भाई उसकी रक्षा करना चाहता था। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो ठीक, पर यदि असफल हुआ तो लोगों के मन में मतभेद उत्पन्न हो सकते थे। टांगिया की देखभाल बेबे कर रहा था और होयुहाव तुरंत टांग सेक्ट से निकल पड़ा। उसे कुछ गाड़ी सौंपने थे और कुछ सहायक सामग्री खरीदनी थी। हर्ब्स को रिफाइन करना इतना आसान नहीं था। हालांकि उसने बेबे से कहा था कि उसे विश्वास है, लेकिन अंदर से वह बहुत सावधान था। ये सब नेचुरल ट्रेजर्स थे जिन्हें धन से खरीदा नहीं जा सकता था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह जीवन भर पछताएगा। वह कार्य सरल थे और वह पहले ही एल्डर सॉन्ग से रास्ते में इन पर चर्चा कर चुका था। एल्डर सॉन्ग श्रेक सिटी की सभी ऑक्शंस की प्रभारी थीं। उन्होंने हुओयुहा से कहा था कि वह ऑक्शनियर से जाकर कहे कि यह कार्य एक ऑक्शन के माध्यम से घोषित किया जाएगा। एल्डर सॉन्ग ने पहले ही लोगों को इसकी सूचना भेज दी थी। टैंगसेक्ट ने विस्तृत चर्चा के बाद इस कार्य के लिए जो बाउंटी तय की वह थी टैंगसेक्ट का एक वादा कि वे क्लास 8 स्टेशनरी सोल कैनन शेल या उसी श्रेणी का एक सोल टूल देंगे। ये इनाम किसी को भी पागल कर देने के लिए पर्याप्त था। क्लास 8 सोल टूल्स और स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स अमूल्य खजाने थे और केवल सन मून एम्पायर के पास ही ये मौजूद थे। हो युहाव ने पहले ही सब सोच लिया था। अगर बाउंटी जीतने वाला व्यक्ति सोल टूल चुनता है तो वह जिंग होंगचन द्वारा दिया गया होंगचन्स ब्लेसिंग सौंप सकता है।
जहाँ तक क्लास 8 स्टेशनरी सोल कैनन शेल की बात है, श्वानज़ीवन पहले ही उस पर काम कर रहे थे। होयुहाओ को विश्वास था कि उनकी क्षमता से इसे बनाना मुश्किल नहीं होगा। बाकी अन्य सामग्रियों की संख्या सीमित थी, लेकिन टैंगसेक्ट इन खर्चों को वहन कर सकता था। एल्डर सॉन्ग के निर्देश के बाद होयुहाओ ने सफलतापूर्वक बाउंटी की घोषणा कर दी और फिर हर्ब्स की रिफाइनिंग के लिए आवश्यक सामग्री खरीद कर गया। उसने योजना बनाई कि पहले साधारण हर्ब्स पर प्रयोग करेगा और जब पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेगा तभी वे दुर्लभ नेचुरल ट्रेजर्स उपयोग में लाएगा। वह सच में आशा करता था कि उसका ये प्रयास सफल हो। अगर ऐसा हुआ तो टैंग सेक्ट को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और वह अकेडमी को भी इनका हिस्सा देना चाहता था। लेकिन यह सब बाद की बात थी। फिलहाल उसे इंतजार करना था जब तक कि वह उन अद्भुत पिल्स को सफलतापूर्वक तैयार न कर ले। पोयू हाउस मुख्य द्वार तक पहुंचा ही था कि उसने किसी को अपनी ओर आते हुए देखा। वह व्यक्ति इंसेक्ट की दिशा में चल रहा था। होयो ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत तेजी से आगे बढ़ा और खुशी से पुकारा, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर। जो व्यक्ति और आ रही थी, वह श्रेक एकेडमी के इनर कोर्टयार्ड की एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर जंग लेक्सुन थी। वह सी गॉड्स पेविलियन की सदस्य भी थी। सी गॉड्स पेविलियन में अब नई पीढ़ी का दौर शुरू हो चुका था। होयू हाओ, बेबे और जंग लेक्सुन, ये तीनों नई पीढ़ी के एलीट सदस्य थे और पेविलियन का हिस्सा थे। जांग लेक्शुन ने भी जब होयुहाव को देखा तो हल्की सी हंसी के साथ बोली, ये तो अच्छा हुआ, मैं तुम्हें ढूंढने ही आ रही थी। सोचा नहीं था कि यही मुलाकात हो जाएगी। आप मुझे ढूंढ रही थी? होयुहाव ने हैरानी से पूछा और साथ ही उसे ध्यान से देखने लगा। आज जांग लेक्सुन ने हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी, जो उसे और भी सुडौल और आकर्षक दिखा रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो खुशी से भरी थी। पहले उसके चेहरे पर हमेशा हल्की उदासी झलकती थी, लेकिन आज वह पूरी तरह शांत और आत्मविश्वासी लग रही थी। होयुहाव को उसके लिए सच में खुशी हुई। भले ही इन यंग लव क्वेयरिंग वैली के अनुभव ने उसे डोंगर से दूर कर दिया था, लेकिन वह अनुभव पूरी तरह बुरा नहीं था। कम से कम उसकी एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर ने बेई बेई के प्रति अपनी भावनाएं भुला दी थीं, जो उसके लिए एक राहत थी। वह अपने सबसे भारी बोझ से मुक्त हो गई थी। होयुहाव ने सुना था कि उसकी एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर अब इनर कोर्टयार्ड में एक शिक्षक के साथ रिश्ते में है। वह खुद भी अब एकेडमी की शिक्षिका बन चुकी थी और उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही थी। एकेडमी में उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत ऊंची हो चुकी थी। कम इन एंड हैव अ सीट एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर। थांगसेक का सदस्य होने के नाते हुआ ने विनम्रता से भीतर आने का निमंत्रण दिया। मुस्कुराई, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। अब जब मिल ही गई हूं तो अंदर जाने की जरूरत नहीं ही बात कर लेती हूँ। मुझे? हुआ ने आश्चर्य से पूछा। जंगलेक्सुअन बोली, हाँ, तुम्हें ही। तुम्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। तुम तो रोज बाहर ही रहते हो। बताओ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती? चलो बताओ, क्या तुमने एकेडमी से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है? युवाओं ने सिर खुजलाया। वह ये बात पूरी तरह भूल गया था। बड़ी प्रतियोगिता से लौटने के बाद उसने फिर से कभी कक्षाओं में भाग ही नहीं लिया था। जैंगलेक्सन ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, तुम सी गॉड्स पेविलियन के सदस्य हो। सोचो, अगर लोगों को पता चला कि तुमने अब तक अपनी पढ़ाई आधिकारिक रूप से पूरी भी नहीं की, तो कैसा लगेगा? तुम्हारी क्षमता के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं करनी होती है। हुओयुहा बोला, लेकिन टांगसेक्ट के बाकी लोग, जांगलेक्सुआन ने बीच में कहा, बाकी सबने सब कुछ पूरा कर लिया है। सिर्फ तुम बचे हो। जैसे ही तुम इनर कोर्टयार्ड की ग्रेजुएशन असेसमेंट पास कर लोगे, तुम श्रेक एकेडमी के आधिकारिक छात्र नहीं रहोगे। होयुहाव बोला, ठीक है, तो मैं परीक्षा दे दूंगा। एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, आपको कब ठीक लगता है? जैंगलेक्सुन ने कहा, तुम अभी अभी लौटे हो, कुछ दिन आराम कर लो। ओह हाँ, एक और बात, बाकी सब अब इनर कोर्टयार्ड के छात्र नहीं हैं क्योंकि वे ग्रेजुएट हो चुके हैं। लेकिन तुम अब भी छात्र हो और अविवाहित भी। अगला सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट शुरू होने वाला है, और तुम्हें उसमें भाग लेना ही होगा। समझे? आ हुआ युहाओ ने हैरानी से पूछा, मुझे फेटेड ब्लाइंड डेट में भाग लेना होगा? एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर जंगलेक्सुअन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये एकेडमी का नियम है। इनर कोर्टयार्ड के सारे सिंगल लड़के और लड़कियां इसमें भाग लेते हैं। तुम अब भी एकेडमी का हिस्सा हो और आधिकारिक रूप से ग्रेजुएट नहीं हुए, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। मैं एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, रहने दीजिए। आप जानती हैं कि मेरे पास पहले से डोंगर है। भले ही वह अब लापता है, लेकिन मैं ऐसे आयोजन में नहीं जा सकता। ये कहते हुए हो कि आंखें उदास हो गईं। जांग लेक्सुअन ने हल्की सांस ली। युहाओ,
मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ। डोंगर बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन नियम तो नियम है। मेरी बात मान लो, तुम बस वहाँ उपस्थित रहना। मैं बाकी लड़कियों को पहले से कह दूंगी कि वे तुम्हें न चुने। इस तरह तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। होयुहाओ ने लाचार होकर कहा, मेरे पास बहुत काम है। एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, आप जानती हैं तंग सेक्ट के लिए यह समय कितना महत्वपूर्ण है। जांग लेक्सवन का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहते हो या नहीं? होयुहाओ, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, चाहे तुम सी गॉड्स पेविलियन के सदस्य ही क्यों ना हो। आ, उसकी एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर की सख्ती देखकर वह कुछ नहीं कह पाया। जंग लेक्सवन ने सोचकर कहा, ऐसा करते हैं, तुम्हें वैसे भी एकेडमी में आना है। सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट की रात इनर कोर्टयार्ड आ जाना, रात को आयोजन में भाग लेना है, और अगले दिन सुबह मैं तुम्हारा ग्रेजुएशन असेसमेंट करवा दूंगी। फिर तुम्हारे सारे कागजात मैं संभाल लूंगी। इस तरह तुम्हारा समय भी बचेगा। हुयू हाओ, ठीक है, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, जैसा आप कहें। जंग लेक्सुन मुस्कुराई, यही सही है। तय रहा। सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट 5 दिन बाद है। अगर तुम नहीं आए तो थैंग सेक्ट को चैन नहीं लेने दूंगी। इतना कहकर जंग लेक्सुन चली गई। होयुहाओ निराश होकर उसे जाते हुए देखता रहा। वह सच में अपनी एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर से उलझ नहीं सकता था, लेकिन वह सही कह रही थी। वह एकेडमी के नियम नहीं तोड़ सकता था और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी था। वह बस औपचारिक रूप से वहां जाएगा। 5 दिन बाद याद रखना होगा। होयुहाओ टैंग सेक्ट में लौट आया और सोचते हुए तुरंत दवा तैयार करने की योजना पर काम करने लगा। इसके लिए उसे कुछ विशेष उपकरणों की ज़रूरत थी, एक फर्नेस और पर्याप्त गर्मी की। पिल फर्नेस बनाना कोई कठिन बात नहीं थी। आखिर वह सोल टूल बना सकता था। वह सोचते हुए उसका ब्लूप्रिंट बनाने लगा। आखिरकार वह एक क्लास 7 सोल इंजीनियर था, जो क्लास 8 सोल टूल भी बना सकता था। भले ही उसने कई सालों से सोल टूल बनाना गंभीरता से नहीं सीखा था, लेकिन यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। पिल फर्नेस को कुछ शर्तें पूरी करनी थीं। पहली, उसे बहुत ऊंचा तापमान सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी, उसमें उच्च तापमान पैदा करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी, तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। और चौथी, फर्नेस का पदार्थ जड़ी बूटियों के प्रभाव पर कोई असर नहीं डालना चाहिए। अगर ये सब शर्तें पूरी हो जाएं, तो वह दवाएं बनाना शुरू कर सकता था। इन सब शर्तों के साथ सोल टूल बनाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वह ब्लूप्रिंट लगभग पूरा कर ही रहा था कि बाहर से दस्तक की आवाज आई। हु इज इट? उसने बिना ऊपर देखे ही पूछा। मैं हूं, बाहर से नाराज आवाज आई। अरे, पो युहाओ तुरंत उठा और दरवाजा खोला। ये आवाज तो उस व्यक्ति की थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। टीचर श्वान, आप यहां, उसने झेंपते हुए कहा। श्वान जीवन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम बदमाश लड़के, जल्दी लौट आए, लेकिन लौटते ही बेबे को डाल बना लिया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बताओ, तुम्हें ये दवाएं तैयार करने में कितने दिन लगेंगे? मुझे सही जवाब दो। हुआ युहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, टीचर श्वान, यह मेरा पहला प्रयास है। मुझे भी पहले कुछ प्रयोग करने होंगे। जैसे हम नया सोल टूल बनाते समय परीक्षण करते हैं, वैसे ही यहाँ भी करना होगा। मैं अभी पिल फर्नेस का ब्लूप्रिंट बना रहा था। चिंता मत कीजिए, जैसे ही ये पूरा होगा, मैं तुरंत आपके साथ सोल टूल का अध्ययन शुरू कर दूंगा। अ ब्लूप्रिंट फॉर अ पिल फर्नेस? लेट मी टेक अ लुक। ये सुनते ही टीचर श्वान का ध्यान तुरंत खिंच गया। हो युहाओ ने तुरंत ब्लूप्रिंट उन्हें दिखा दिया। हुआन जीवन ने कुछ ही नज़र में सब समझ लिया, लेकिन देखते ही उसने होयुहाओ के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। आयो, आपने मुझे क्यों मारा टीचर श्वान? होयुहाओ ने दुखी होकर कहा। हुआन जीवन ने छल्लाते हुए कहा, मूर्ख, खुद को क्लास 7 सोल इंजीनियर कहते हो? कभी मत कहना कि तुम मेरे शिष्य हो, मुझे शर्म आएगी। ये क्या बना रहे हो तुम? अगर इससे दवाएं बन गई तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, बस संसाधन बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हो। आह! होयो जानता था कि सोल टूल के मामले में टीचर श्वान की समझ सबसे गहरी है। वह बिना सोचे कुछ नहीं कहते और अपने शोध में बहुत सख्त है। इसलिए उसने विनम्रता से पूछा, बताइए, इसमें क्या गलती है? कृपया मार्गदर्शन करें। श्वान जीवन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अब सीखने की याद आई? तुमने इन सालों में कभी गंभीरता से सोल टूल बनाना नहीं सीखा, अब पछता रहे हो? इतनी आसान चीज भी बिगाड़ दी। ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर से सब काम हो जाएगा। भले ही वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर अनुभव और सिद्धांत नहीं है, तो सब बेकार है। सिर्फ 2 बातें बताता हूं ताकि समझ सको कि तुम्हारा फर्नेस क्यों बेकार है। पहली बात,
बताओ, तुम्हारा फर्नेस ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि हर्ब्स के मेडिसिनल इफेक्ट्स खो न जाएं? क्या तुम्हें पता नहीं कि जो हर्ब्स प्राकृतिक खजाने होते हैं, वे इस्तेमाल के साथ ही अपनी एनर्जी छोड़ देते हैं? क्या धातु से बना फर्नेस उन मेडिसिनल इफेक्ट्स को भीतर रोके रख सकता है? अगर वे उड़ गए तो सारा लाभ बेकार हो जाएगा। क्या तुम सबके लिए बस कचरा तैयार करने की सोच रहे हो? तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।